ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका में द्वितीय भाव होता है, जिसको धन भाव बोलते हैं, कुटुंब भाव बोलते हैं, वाणी भाव बोलते हैं, तो उसका जो मालिक ग्रह होता है, जो उसका लॉर्ड होता है, जब वो कुंडली के अलग-अलग 12 भावों में बैठता है, तो किस तरीके से वो अपना प्रभाव देता है, उसी के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। और साथ में एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आपको परिणाम सही ढंग से नहीं समझ में आ पाएगा। देखिए, जो दूसरा भाव होता है, वहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। जो हमारी 12 लग्नें होती हैं, मेष से लेकर के मीन तक जो 12 लग्न होती है, तो उनमें से कोई भी राशि हमारे द्वितीय भाव में हो सकती है, क्योंकि हमारी इन्हीं 12 लग्नों में से कोई ना कोई एक लगन होगी, तो द्वितीय भाव में कोई एक राशि पड़ेगी। तो उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, वो जब अलग-अलग भाव में जाएगा तो कैसे परिणाम देगा, उसी के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो जैसे दूसरा भाव है, उसका स्वामी ग्रह अगर लग्न में आ जाए, जो पहला भाव है वहाँ पे आ जाए, तो किस तरीके से परिणाम देगा? देखिए, जब धन भाव का मालिक लग्न में आएगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धनवान हो सकता है, बहुत सुखी हो सकता है, उसको पुत्र, संतान इन सब चीज़ों का भी सुख मिल सकता है और धन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो संपन्न हो सकता है। क्योंकि धन की जो ऊर्जा है, जो उसका कुटुंब है, जो उसका परिवार है, जो उसकी वाणी है, उस भाव का स्वामी ग्रह उसके शरीर में ही आके बैठ जा रहा है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, तो ऐसा जातक बड़ा धनवान हो सकता है। इसके बाद और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर धन भाव का स्वामी लगन में आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब का जो जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके अगेंस्ट में जाता है, उसका विरोधी भी हो जाता है, क्योंकि वो अपने भाव से 12वें भाव में जाकर के उसका स्वामी ग्रह बैठ रहा है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठेगा, कहने का तात्पर्य ये है कि जब दूसरे भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में ही बैठ जाएगा, तो ऐसी स्थिति जो होती है, धन की दृष्टि से काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा धन संपदा से भरपूर हो सकता है, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो सकता है और उसका जो कुटुंब का सुख है, जो उसका परिवार का सुख है, वो भी उसको प्रचुर मात्रा में मिल सकता है और अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल से, इन चीज़ों से बहुत वो रिच हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो लॉर्ड है उसी भाव में बैठा है, तो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, मजबूत स्थिति मानी जाती है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाता है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब दूसरे भाव का स्वामी ग्रह थर्ड हाउस में जाएगा, तो ऐसा जो जातक होगा, वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, बहुत मेहनती होगा, पुरुषार्थ के द्वारा वो चीज़ों को प्राप्त करेगा। जो उसको धन की प्राप्ति होगी, वो काफ़ी प्रयासों के द्वारा, काफ़ी मेहनत के बाद उसको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब द्वितीय भाव, धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामी भी होता है। कामी का तात्पर्य ये है, कामी का अर्थ जो है, आप इसको 2-3 तरह से ले सकते हैं। कामी शब्द इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो तीसरा भाव होता है, वो काम त्रिकोण होता है, इसलिए कहा गया है कि वो कामी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत डायरेक्शन में उसका इंटेंशन होगा। कामी का मतलब कि वो सांसारिक दृष्टि से जो कार्य किए जाते हैं, उनके प्रति उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा और लालसा होगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी चौथे भाव में जाके बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में जो जातक होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा भूमि हो सकती है और बहुत ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको माता का सुख भी अच्छा हो सकता है और ये भी संभावना हो सकती है कि उसको जो धन की प्राप्ति होगी, वो उसको ज़मीन जायदाद से हो, जो लैंड होती है, इन सारी चीज़ों से उसको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव धन है और उसका स्वामी जब चौथे भाव में सुख भाव में आएगा,
तो वहां से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है वो सारी चीजें उसको, उन सारी चीजों के माध्यम से उसको धन की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो द्वितीय भाव का जब स्वामी चौथे भाव में जाता है तो जमीन जायदाद से, माता से, इन सारी चीजों से उसको काफी लाभ के योग निर्मित होते हैं। उसके बाद जब, और इसको ये भी कहा जाता है कि जब दूसरे का मालिक चौथे में पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बहुत राजा के समान भी हो सकता है। तो आजकल तो राजा नहीं होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत धनवान हो सकता है, बहुत संपन्न हो सकता है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, 5th हाउस में आता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको अपने संतान के द्वारा काफी लाभ होता है, क्योंकि 5वां भाव जो है वो संतान का भाव होता है। तो वहां पे जब धन भाव का स्वामी आके बैठेगा तो ऐसे जातक को अपने संतान के द्वारा, अपने संतान के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। और 5वां भाव जो कि शिक्षा का भी होता है और क्रिएटिविटी का भी होता है, तो उसके जीवन में जो धन मिलने के योग बनते हैं, या तो वो संतान के द्वारा मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप में ही बहुत सक्षम हो, बहुत रचनात्मक व्यक्ति हो, तो उन चीजों के द्वारा भी उसके जीवन में धन का आगमन होता है। तो धन का जब स्वामी 5वें में जाता है तो ये भी स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी 6ठे भाव में जाता है तो यहाँ पे एक संभावना बनती है कि ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं के धन से लाभ होता है। शत्रुओं के धन से लाभ होने का मतलब हुआ कि जो उसका विरोधी पक्ष होगा, क्योंकि 6वां जो भाव होता है वो रोग, ऋण, शत्रु और कॉम्पिटिशन का होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति लोन वगैरह देके, जैसे बहुत से लोग ब्याज पे धन देते हैं या इस तरह से लोग पैसे अर्न करते हैं, तो जब धन भाव का स्वामी 6ठे भाव में जाएगा तो दूसरों के पैसे से उसको लाभ होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी दूसरे का नुकसान होगा तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह के जो आजकल के समय में बिजनेस है, जो लोग लोन देते हैं, जो कंपनियां लोन देती हैं, इंटरेस्ट पे लोन देती हैं, तो इस तरह के कार्यों के माध्यम से धन की प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। इसी के बाद जब धन भाव का स्वामी 7वें भाव में जाता है तो ऐसा जो जातक होगा, इसके लिए शास्त्रों में पुनः एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वो बहुत कामी होगा, पर स्त्री गामी होगा, मतलब कि दूसरे स्त्रियों से उसके संबंध होंगे, इस तरह की व्याख्या की गई है। लेकिन यहाँ पर फिर समझने की चीज है कि जो 7वां भाव होता है वो काम त्रिकोण होता है। तो काम त्रिकोण का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने जीवन साथी के माध्यम के द्वारा, कि ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होगा वो कुछ काम करे, उसके द्वारा उसको धन की प्राप्ति हो। इस तरह का योग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद जब धन का स्वामी 8वें भाव में होगा, तो 8वें भाव में जब धन का स्वामी चला जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से बहुत ज्यादा लाभ होता है। हो सकता है कि उसके परिवार में जो उसके एंसेस्टर्स रहे होंगे, वो लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद हो, या पहले के टाइम में बोलते थे कि गड़ा हुआ धन या रखा हुआ धन या संचित धन, इन चीजों से उसको धन की प्राप्ति होती है। या ऐसा धन जो तकलीफ के बाद मिलता है, पीड़ा के बाद मिलता है, मृत्यु के बाद मिलता है। तो जैसे ये लॉटरी हो गई, पैतृक संपत्ति हो गई, या जीवन बीमा जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, या जो ग्रेजुइटी के फंड वगैरह होते हैं किसी की डेथ के बाद जो फैमिली मेंबर को मिलते हैं, इन माध्यमों से भी ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। और मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि जब धन भाव का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक जब 5वें भाव में जाता है तो ऐसे लोगों को कई बार शेयर से भी लाभ होता है। संतान से तो लाभ होता ही होता है, लेकिन शेयर के माध्यम से भी ऐसे लोगों को लाभ होने के योग निर्मित हो सकते हैं। और काउंसलिंग के द्वारा भी उन लोगों को लाभ होता है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी, मतलब कि द्वितीय भाव का स्वामी जब 9वें भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म, कर्म, उच्च शिक्षा से, पिता के द्वारा, या जो बहुत ज्यादा धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, जो पांडित्य होता है, इन कार्यों के माध्यम से उसको धन की प्राप्ति होती है।
या ये भी कह सकते हैं कि विदेश के द्वारा उसको धन की प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। तो जब भी द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में जाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एक संभावना ये भी होती है कि बचपन में उसका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब रह सकता है, लेकिन बाद में वो अपने प्रयासों के द्वारा काफ़ी धन अर्जन करता है, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा, अपने अ, बौद्धिक जो उसकी क्षमता होती है उसके द्वारा, क्योंकि जो नवम भाव होता है वो ज्ञान को लेके चलता है, धर्म को लेके चलता है, उच्च शिक्षा को लेके चलता है, तो इन कार्यों के माध्यम से उसके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ता है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी ग्रह दसम भाव में रहेगा, तो दसम भाव में जब धन भाव का स्वामी ग्रह आता है, तो यहाँ पर उसको आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि 10वां भाव जो होता है शासन का होता है, सत्ता का होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो धन की प्राप्ति होगी, वो समाज का जो शासक वर्ग है, उससे जुड़ कर के होती है। जो बड़े लोग होते हैं, उनके द्वारा होती है। अपने कर्म के द्वारा होती है, जो उसका प्रोफ़ेशन होता है, व्यवसाय होता है, उन चीज़ों के माध्यम से उसको धन की प्राप्ति होती है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि ऐसा व्यक्ति अम, बहुत सेल्फ़िश कह लीजिए या इसको मतलब ये है कि वो अपनी मेहनत के द्वारा तो प्राप्त करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो चूँकि शासन के द्वारा या दूसरे बड़े लोगों के संबंध के द्वारा उसको धन की प्राप्ति होती है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने प्रभाव के द्वारा या अपने चालाकी के द्वारा या अपनी समझ के द्वारा भी वो धन की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जब धन भाव का स्वामी दसम भाव में जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं से शासन सत्ता के द्वारा या राज्य सत्ता के द्वारा उसको धन की प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जब एकादश भाव में जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं से अनायास धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादश भाव जो होता है वो प्राप्तियों का भाव होता है, वो लाभ स्थान कहा जाता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी जब भी एकादश भाव में जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की जो प्राप्ति के योग बनते हैं, वो कई बार जो बहुत हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो उसके बड़े भाई-बहन वगैरह होते हैं या उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, उन लोगों के माध्यम से भी कहीं न कहीं उसके जीवन में धन का प्रवाह देखने को मिलता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी जब भी एकादश भाव में जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसके बाद जब धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी 12th हाउस में जाता है, तो यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसके जीवन में धन का अभाव होता है और उसकी जो पहली संतान होती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में उसको बहुत शुभ नहीं माना गया है। वो अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है और उन चीज़ों के माध्यम से फिर उसको धन की प्राप्ति होती है। तो धन भाव के स्वामी का जब द्वादश में जाना होता है, तो कहीं न कहीं ये जन्म स्थान से दूर वाली जगहों से उसके जीवन में धन का प्रवाह बनता है। तो पहले के टाइम पे विदेश को उतना अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उसको बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई गई है। लेकिन इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली में अगर मान लिया मेष लग्न की कुंडली है और वहाँ पे धन भाव का स्वामी शुक्र होता है, तो वो द्वादश भाव में जाएगा तो मीन में उच्च राशि का हो जाएगा। तो वहाँ पे स्थिति इतनी नकारात्मक नहीं रहेगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी अपने उच्च स्थान पे गया है। इसके साथ में आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय भाव, धन भाव जिसको कहते हैं, इसका स्वामी जब लग्न कुंडली की अलग-अलग 12वें स्थान में जाता है, तो किस तरीके से प्रभाव देता है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सामान्य तरीका है। इसमें किसी दूसरे प्रभाव को नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ़ एक जनरल प्रेडिक्शन है। ये जो परिणाम है, इसमें परिवर्तन आ सकता है। इस तरह से परिवर्तन आएगा कि अगर मान लिया जो आपका धन भाव का स्वामी है, उस भाव में ही कोई ग्रह बैठ जाए, उस भाव में कोई कई ग्रहों की युतियाँ हो जाएँ या उस भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि हो जाए या उस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे भाव में, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, वो कहाँ बैठा है। इसके बाद जो धन भाव का स्वामी ग्रह है, वो कुंडली में जिस जगह पे जाके प्लेस्ड हो रहा है, वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं। इसके अलावा जो धन भाव का स्वामी ग्रह है, उस ग्रह के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है,
इसके अतिरिक्त जो धन भाव का स्वामी ग्रह है, वो शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। कहने का तात्पर्य ये है, इसके बाद जो धन भाव का स्वामी ग्रह है, उसकी नवमांश में क्या स्थिति बन रही है। इसके बाद फिर धन भाव का जो स्वामी ग्रह है, उसके षटबल को भी देखना पड़ता है। कुल मिला के ये तात्पर्य है कि ये प्रेडिक्शन बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सामान्य तरीके से, जैसे कि किसी को बाहर से देख करके उसके बारे में एक अंदाजा लगाया जाए कि ये व्यक्ति जैसा दिख रहा है ऐसा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा है या नहीं, ये तो जब आप बहुत गहराई तक उसके पास में कोई जाएगा तभी समझ में आएगा उसको कि वास्तव में वो कैसा है। तो इसी तरीके से जो ये द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह के बारे में मैंने बताया है, ये एक बाहरी रूपरेखा, एक मोटा-मोटा आपको एक अंदाजा लग सकता है, एक आइडिया लग सकती है कि जब हमारे धन भाव का स्वामी ग्रह कुंडली के इन 12 भाव में जाएगा तो कैसे परिणाम देगा, और उसके परिणाम में परिवर्तन भी हो सकता है जब दूसरे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आशा कर रही हूँ कि जो ये आज मैंने आप लोगों से द्वितीय भाव के बारे में बात की, इसका जो स्वामी ग्रह अलग भाव में जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आपको एक थोड़ी-सी जानकारी मिली होगी, बहुत जनरल एक जानकारी मिली होगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको सब में शेयर करें, लोगों के बीच में जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं या जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए, उसकी नोटिफ़िकेशन मिल पाए। और आप लोगों का लाइक करना, आपके जो कमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें बहुत उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत एनर्जी भरने का काम करते हैं कि अपने काम को मैं और अच्छे से करूँ। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है मुझे, बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिला है। तो आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।